पहले कुछ इनिशियल बात कर लेंगे, ठीक है, और फिर इसमें क्या क्या प्रश्न को पढ़ना है वो हम लोगों को देखना है। देखो, सबसे पहले गुप्त कौन था? ठीक है, गुप्त शासक बहुत है। चंद्रगुप्त फर्स्ट, देखो, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त सेकेंड, और हैं कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, हमारे भरे पड़े हुए हैं, ठीक है। और विशेषताएं, प्रशासन, समाज, स्थापत्य, चित्रकला, मूर्तिकला और विज्ञान। और लिटरेचर, साहित्य। ठीक है बेटा, देखो, राजा में ये दो राजा पढ़ना है, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त। अमूमन प्रश्न आते रहता है, बाकी ये तो प्रश्न का गढ़ है, इसके बिना ना प्री होगा ना मेंस होगा। इतना रट के यदि चले जाओगे तो एक प्रश्न तुमको मिल ही जाएगा। मेंस में कम से कम एक, ऑप्शनल में, और जीएस प्री में कम से कम 2। यदि इतना काम कर गए बढ़िया से। इसीलिए बारंबार मैं तुमको कहता हूं कि हिस्ट्री में जगह बना हुआ है, कहाँ से प्रश्न आना है और कहाँ से प्रश्न नहीं आना है। बाकी बदमाशी तुम लोग करते हो, ठीक है, सिलेबस बड़ा है, ये बड़ा है, तो तुमको सिलेबस पढ़ना है कि क्वेश्चन का आंसर देना है। तो पहले स्वयं तय कर लो, ठीक है, और उसके बाद तुम सिलेबस पढ़ना है तो 10-20 साल, 5 साल लग जाएगा। यदि पास होना है, क्वेश्चन आंसर पढ़ना है, बस उठा के यहाँ रगड़ दो, काम बन गया। ठीक है, चलो अब डांट फटकार लग गई, अब ध्यान से सुनो। देखो बेटा, हमेशा हमने आपको कहा है कि इतिहास पढ़ने के लिए हमारे पास रिसोर्सेस होना चाहिए। तो गुप्त काल का इतिहास पढ़ने के लिए हमारे पास रिसोर्सेस की कमी नहीं है, पर्याप्त है। पुरातात्विक प्रमाण भी है और साहित्यिक प्रमाण भी है। पुरातात्विक प्रमाण में गुप्तों का बनाया हुआ स्थापत्य है, साहित्य है, और सॉरी बेटा, चित्रकला है, मूर्तिकला है, और साथ ही साथ गुप्त शासकों के सिक्कों का भंडार मिला हुआ है। चाहे वो समुद्रगुप्त का सिक्का हो, चाहे चंद्रगुप्त द्वितीय का सिक्का हो, स्कंदगुप्त का सिक्का हो, कुमारगुप्त का सिक्का हो, सबका मिला हुआ है। और हमें गुप्त काल के ढेर सारे अभिलेख भी मिले हैं, खासकर कुमारगुप्त काल का और स्कंदगुप्त का
पर्याप्त हमें अभिलेख मिला है। साहित्यिक प्रमाण तो खैर जितना गुप्तों के काल का है तो उतना तो आधुनिक काल में भी किसी का नहीं है। यदि धार्मिक तौर पे लो तो रामायण, महाभारत, बृहस्पति, नारद, कात्यायन, सारे जो स्मृति हैं ये सब गुप्त काल में ही पूरा हुआ है। महाभारत भी पहले वो जय संहिता था, फिर भारत बना और गुप्त काल में ही उसमें 1,00,000 पद्य जुड़ के महाभारत बना। इसी प्रकार वाल्मीकि जी का रामायण भी इसी काल में पूर्ण हुआ। जितने भी स्मृति ग्रंथ हैं, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कात्यायन स्मृति, पाराशर स्मृति, सब इसी काल में पूर्ण हुआ है। तो आप देख रहे हो कि धार्मिक साहित्य की भी प्रमाण में कमी नहीं, और धर्मेतर साहित्य तो अकेले कालिदास ने लिख लिख के भंडार कर दिया है। हरिसेन है, वीरसेन है, भंडी हैं, ढेर सारे इस काल के धर्मेतर साहित्य है। विशाख दत्तकृत मुद्रा राक्षस है, देवी चंद्रगुप्तम है, भास वृक्ष कटिकम है, भरे पड़े हुए हैं, एक दो नहीं कई ग्रंथ हैं। तो हमारे पास गुप्तों का अध्ययन करने के लिए पर्याप्त पुरातात्विक और साहित्यिक प्रमाण हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप इस काल के प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर निसंकोच नहीं दे सकते। और उसमें सबसे पहला यक्ष प्रश्न आपके सामने खड़ा है, गुप्त कौन है? अब गुप्तों के अभिलेख से ही होता है कि भाई कि इस गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था, तो कई उन्हीं के अभिलेख कहते हैं कि घटोत्कच था। तो देख रहे हो कि एक जो है विवाद की स्थिति बन जाती है। दूसरा, ये किस जाति का था? तो भाई इसमें भी इतिहासकार एक निर्णय पे पहुंचते हैं कि इनके नाम के सब के आगे गुप्त गुप्त लगा है, तो ये वैश्य होंगे, ये क्षत्रिय और ब्राह्मण नहीं। तो भाई साहब, वैश्यों को भारत में शासन करने का अधिकार नहीं था। वो प्राचीन काल में, आज के काल की बात मत सोच लेना। अमूमन सत्ता ब्राह्मण या क्षत्रियों के हाथ में था। तो यहां एक समस्या ये भी है। अब देखो, कहा जाता है इसके बारे में कि ये जो गुप्त था ये पूर्वी भारत में लेटर मौर्य शासक, माने अशोक के बाद जो सरेले मरेले टाइप के शासक हुए थे, उनके अधीन ये कोई छोटा मोटा प्रशासनिक अधिकारी वगैरह था। फिर शुंग वंश, कण्व वंश में इसकी स्थिति सुधरी और ये छोटे मोटे सामंत के रूप में उभरना शुरू हुआ। और इस वंश का सबसे पहला प्रमुख शासक ये हुआ, कौन? चंद्रगुप्त प्रथम, जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। तो महाराजा धीराज का मतलब हुआ कि ये राजाओं का राजा। इसके पहले किसी भी गुप्त शासक ने महाराजा धीराज की उपाधि को धारण नहीं किया था। और लेकिन इसकी सामाजिक स्थिति दयनीय थी।
क्योंकि इसने लिच्छवी राजकुमारी से अपना विवाह किया था। ठीक है, अब देखो लिच्छवी कौन है? जो तुम मगध साम्राज्य पढ़े हो, ईसा के लगभग 600 ईस्वी पूर्व लगभग अजात शत्रु ने लिच्छवियों की राजनीतिक शक्तियों को समाप्त कर दिया। तो लिच्छवियों का कोई राजनीतिक महत्व तो रह नहीं गया था, हाँ सामाजिक महत्व तो रहेगा। प्राचीन उच्च कुलीन क्षत्रिय थे, तो चंद्रगुप्त फर्स्ट ने उससे विवाह, लिच्छवी से, कन्या से विवाह करके अपने आप को एक प्रकार से क्षत्रिय बनाने का प्रयास, एक छटपटाहट देख रहे हो। तो इसका मतलब है क्या कि उनको, वो उच्च कुलीन जाति के नहीं थे, और उसी प्रकार उनके पुत्र समुद्रगुप्त जो लिच्छवी राजकुमारी से ही पैदा हुआ था, अपने सिक्के पर लिच्छवी दोहित्र लिखता है। लिच्छवी दोहित्र मतलब लिच्छवी का नाती, अपने बाबा का नाम नहीं लिखता है। तो स्वयं को ये बताना चाह रहा है कि मुझ में भी प्राचीन क्षत्रिय वंश का रक्त है, जबकि आप जानते हो कि उस समय तक भारत पूर्ण रूपेण पितृसत्तात्मक हो चुका था, लेकिन लिच्छवी दोहित्र मतलब मातृसत्तात्मक की बात कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये समस्या थी। तो मारो, मैं बारंबार कहता हूँ, ये जाति वर्ण अब क्या करोगे, प्राचीन कालीन इतिहास की में थोड़ा सा ये पढ़ना पड़ता है। प्रतिभा कहीं भी पैदा हो सकता है, और वो प्रतिभा राष्ट्र समाज के लिए उपयोगी हो सकता है। उसी प्रकार समुद्रगुप्त भी है, और चंद्रगुप्त के साम्राज्य में मगध, काशी, कौशल, अवंती मतलब वर्तमान का पूर्वी भारत, उत्तर भारत और मध्य भारत, वास्तव में ये बहुत बड़ा राज्य है, छोटा मोटा राज्य नहीं है। अब चंद्रगुप्त के बाद शासक बनता है समुद्रगुप्त। ठीक है, ये वो यशस्वी शासक है, ठीक है, जिसने भारत का फिर से राजनीतिक एकीकरण किया, और इस राजनीतिक एकीकरण का प्रमाण जो है वो इसके संधि विग्राहक हरिसेन प्रयाग प्रशस्ति में देता है। ठीक है, हरिसेन प्रयाग प्रशस्ति में ये कहता है क्या, आर्यावर्त का प्रथम युद्ध दक्षिणावर्त युद्ध और आर्यावर्त का द्वितीय युद्ध, ठीक है। अब देखो, आर्यावर्त के प्रथम युद्ध में वो 4 राजा का नाम देता है। अच्युत, नागसेन, यहाँ पर सिर्फ गा लिखा हुआ है, ठीक है, और कोत उलच। अब हम लोग
समुद्रगुप्त के ऊपर बात करें, समुद्रगुप्त महान प्रतापी और महत्वाकांक्षी सम्राट था, और जिस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत का राजनीतिक एकीकरण किया, उसी प्रकार समुद्रगुप्त भी सिंहासन पर बैठते ही दिग्विजय की योजना बनाते हैं, और इस उद्देश्य के प्राप्ति के लिए उसने अनेक युद्ध किया। 30 तो बड़े युद्ध किए हैं और 10-15 छोटे युद्ध किया है, लगभग 40 से ज्यादा युद्ध किया है, और सारे युद्ध में विजयी रहा है। इसीलिए ब्रिटिश इतिहासकार एडम स्मिथ इसे भारत का नेपोलियन कहता है, गलत कहता है। वास्तव में नेपोलियन को फ्रांस का समुद्रगुप्त कहा जाना चाहिए। नेपोलियन से कई गुना महान था। आप कहोगे सर क्यों? तो इसलिए कि आपने नेपोलियन को भी पढ़ा, आंधी की तरह आया, तूफान की तरह चला गया, लेकिन समुद्रगुप्त ने जो साम्राज्य कायम किया उसके मृत्यु के 300 वर्षों के बाद तक चलता रहा। इसलिए समुद्रगुप्त महान है। और उसने चंद्रगुप्त मौर्य के बाद फिर से भारत को एक राजनीतिक सूत्र में बांधा, और कनिष्क के पतन के बाद जो एकता विलुप्त हो गई थी उसे उसने प्राप्त की। ठीक है, अब देखो समुद्रगुप्त के युद्धों का वर्णन उसके संधि विग्राहक मतलब युद्ध मंत्री हरिसेन ने किया है, जो अपने समय का महान विद्वान व्यक्ति है, और उसकी विद्वता का प्रमाण प्रयाग प्रशस्ति। हालांकि उनकी हमें कोई पुस्तक नहीं मिलती है, लेकिन प्रयाग प्रशस्ति में उन्होंने जिस प्रकार से मुक्तक काव्य के माध्यम से समुद्रगुप्त के इतिहास का वर्णन किया है, वो पर्याप्त है उनके विद्वता का आकलन करने के लिए। वास्तव में प्रयाग प्रशस्ति जो है वो अशोक का स्तंभ है। अब उसमें एक तरफ अशोक का शांति संदेश लिखा हुआ है, और दूसरी तरफ उस प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त का रक्त रंजित इतिहास लिखा हुआ है, जिसमें उसके 30 युद्धों का वर्णन है, जिसमें उसने आर्यावर्त के 18 राजाओं को हराया है। मतलब आर्यावर्त मतलब उत्तरी भारत, और दक्षिण भारत के 12 राजाओं को पराजित किया है, और उसने कई सीमावर्ती शासकों को और कई गणतांत्रिक राज्यों को पराजित किया है। इन सब का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में हरिसेन ने दिया है। अब देखो, उसी प्रयाग प्रशस्ति के आधार पर हम लोग समुद्रगुप्त के राजनीतिक इतिहास का अध्ययन करेंगे। और पहले ही मैं कह रहा हूँ, इसमें कॉन्सेप्ट कम है, फैक्ट इतना भरा हुआ है कि रटते रटते खोपड़ी खराब हो जाएगा। कई जगह बहुत ज़्यादा फैक्ट हिस्ट्री में आता है, खासकर एंशिएंट में, तो वो ध्यान रखना। हाँ, तुम लोगों से या 2, 4, 5 पुस्तक भी मिला दोगे तो उतना फैक्ट कलेक्ट नहीं होगा जितना मैं अभी बोलूँगा और तुमको लिखवाऊँगा। ठीक है, तो कलेक्शन इसमें बहुत ज़रूरी है।
ताकि आप उसे कलेक्टिव कर पाओ। लेकिन मैं पहले बोल रहा हूँ, ऐसे प्रश्नों को तभी लिखना जब तुम्हारा फैक्ट परीक्षा हॉल में ये कह रहा हो कि कम से कम 70-75% फैक्ट तुम्हारे दिमाग में रहे। नहीं तो ऐसे प्रश्नों पर हाथ नहीं चलाना। कम से कम 65-70-60% से तो ऊपर फैक्ट तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। तो अब और है यदि 60% और लिख गए तो नंबर मिलेगा, क्योंकि ऐसे प्रश्नों में अमूमन लड़के बच्चे जो हैं गप ज़्यादा करते हैं। अरे यार समुद्रगुप्त का विजय लिखना, उत्तर गया, दक्षिण गया, फिर उत्तर आया, उसको मारा, उसको मिला दिया, उसको ये कर दिया। लेकिन अभी पता लग जाएगा तुमको कि कैसा कैसा फैक्ट। तो देखो, सर्वप्रथम समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत को अपने अधीन करने का निर्णय लिया। स्वाभाविक है, क्योंकि उसका आधार उत्तर मध्य भारत ही था। उसके लिए उसे जो युद्ध करना पड़ा वो आर्यावर्त के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और इस संबंध में हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में निम्न राजाओं का नाम दिया है। देख बेटा, आर्यावर्त का प्रथम युद्ध में 4 राजा का नाम दिया है। अच्युत, नागसेन, फिर सिर्फ गा लिखा हुआ है। देख रहे हो फैक्ट, सिर्फ गा लिखा हुआ है। और फिर लिखा हुआ है कोतकुलज। अब ये कोतकुलज भी कोई राजा का नाम नहीं है, वंश का नाम है। ये 4 का नाम है। अब देखो, अच्युत जो है उसे अहिछत्र का राजा माना गया है। अहिछत्र मतलब पंचाल, बरेली वाला जो हिस्सा है, वर्तमान बरेली मुरादाबाद। और अहिछत्र से प्राप्त एक मुद्रे पर अच्युत लिखा भी मिला हुआ है। तो इसका मतलब है अहिछत्र में अच्युत नाम का राजा रहा है। संभव है यह प्रयाग प्रशस्ति में उल्लिखित अच्युत ही है, जिस अच्युत का सिक्का अहिछत्र में मिला है। इसकी मुद्राएं पद्मावती के नागवंशीय राजाओं की मुद्राओं से मिलती जुलती है। तो संभवतः यह हो सकता है, पद्मावती ग्वालियर को कहते हैं वर्तमान में, तो हो सकता है कि ये उसी नागवंश की क्या रही हो, शाखा रही हो, एक ब्रांचेज रही हो। और उसे समुद्रगुप्त ने हराया है। और उसका पड़ोसी भी था, क्योंकि कौशल राज्य तक फैला हुआ था गुप्त साम्राज्य। तो कौशल मतलब अवध के बाद तो पंचाल का ही क्षेत्र आता है, तो पड़ोस में था तो निपटा दिया। अब देखो, बाणभट्ट द्वारा रचित हर्ष चरित्र में एक नागसेन राजा का उल्लेख हुआ है, बाणभट्ट के हर्ष चरित्र में। और बाणभट्ट लिखता है कि यह नागवंशीय था। ये क्या था? नागवंशीय था, जिसका नाश कहाँ हुआ है? इसका भी नाश पद्मावती में हुआ था। तो पद्मावती मतलब अभी मैंने चर्चा किया ग्वालियर का हिस्सा कहलाता है। तो हर्ष चरित्र का जो नागसेन है वो प्रयाग प्रशस्ति में जो वर्णित नागसेन है वो वही है, क्योंकि इसी नागवंशीय
पद्मावत के ही नागवंशीय की एक शाखा अहिछत्र था। इसे नाश किया है किसने? समुद्रगुप्त ने। और उसकी मूल शाखा जो पद्मावती में थी उसे भी नाश किया है। अब प्रयाग प्रशस्ति में तीसरे राजा के रूप में हमें सिर्फ गा शब्द मिलता है। इसके पीछे आगे क्या है भैया, वो मिट गया है। स्वाभाविक है, लगभग 1700-1800 वर्ष पहले का इतिहास है, तो मिट गया है। अब इसको लेकर इतिहासकार जो है, कुछ इतिहासकार इसे नागसेन कहते हैं, कुछ इतिहासकार जो है इसे गणपति नाग मानते हैं। लेकिन इतना तो तय है कि यह कोई नागवंशीय ही था जो विदिशा या मथुरा पर शासन करता था, उसे समुद्रगुप्त ने निपटाया है। और चौथा जो कोटकुलज शब्द आया है प्रयाग प्रशस्ति में, तो यह शासक का, इसके शासक का नाम क्या रहा है, ये प्रयाग प्रशस्ति में हो सकता है रहा हो, मिट गया हो। सिर्फ वंश का ही नाम बच गया हो। इसकी गारंटी कौन दे? तो वास्तव में जो कोटकुलज है, ध्यान देना, ये 4 राजाओं का क्षेत्र था, माने 4 वंश का मिला जुला क्षेत्र था। और प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने इन चारों शासकों का उन्मूलन किया है और कोटकुलज पर नियंत्रण स्थापित किया है। अब देख रहे हो, सिर्फ फैक्ट के अलावा कुछ नहीं है। ये आर्यावर्त का प्रथम युद्ध है। अब यहाँ पर देखो कि आर्यावर्त के प्रथम युद्ध के पश्चात प्रयाग प्रशस्ति का लेखक हरिसेन ने दक्षिणापथ युद्ध का वर्णन किया है। तो इससे स्पष्ट होता है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के 12 राजाओं को युद्ध में हराया था। ठीक। अब प्राचीन काल में 2 कौशल थे। फिर फैक्ट शुरू होगा। पहला कौशल की राजधानी, या उसे उत्तरी कौशल कहते हैं, जिसकी राजधानी अयोध्या, और दूसरा कौशल दक्षिण भारत, जहां श्री राम जी का ननिहाल था, इसीलिए उनकी माता का नाम कौशल्या है, और इसकी राजधानी श्रीपुर थी। तो उत्तरी कौशल आर्यावर्त में है, दक्षिणी कौशल दक्षिणापथ में है। तो हरिसेन के दक्षिणापथ में कौशल राज महेंद्र का वर्णन हुआ है। तो निश्चित ही ये कौशल राज महेंद्र क्या है, दक्षिणी कौशल का है, क्योंकि उत्तरी कौशल तो उसके अधीन पहले उसके पिता के काल से ही था। तो वर्तमान में जो रायपुर, बिलासपुर, संभलपुर, मतलब छत्तीसगढ़ का जो कुछ इलाका और कुछ इलाका उड़ीसा का, इसमें आता है दक्षिणी कौशल। ठीक है। अब इसके बाद दक्षिणापथ में दूसरा वर्णन है महाकांतर का व्याघ्रराज, महाकांतर का व्याघ्रराज। तो महाकांतर का जो व्याघ्रराज है, ये वर्तमान मध्य प्रदेश का कोई वन्य क्षेत्र था। ठीक है। और
प्रयाग प्रशस्ति में इसका उल्लेख कौशल के तत्काल बाद हुआ है। अतः यह कौशल के दक्षिण या दक्षिण पूर्व में रहा होगा, जो वर्तमान में हमारे मध्य भारत और छत्तीसगढ़ का गौरवाना क्षेत्र है। अब आगे लिखा है, कौराल का भंट राज के संबंध में विवाद है। कुछ इतिहासकार इसे मध्य क्षेत्र का मानते हैं, तो कुछ इतिहासकार इसे गोदावरी एवं कृष्णा नदी के बीच स्थित कोलेरुका सार, क्या बोल रहा हूं, कोलेरुका सार क्षेत्र का मानते हैं। अब भगवान जाने कौन है ये। और फिर वर्णन है पिष्टपुर का महेंद्र गिरी। तो भाई ये तमिलनाडु में है, जो वर्तमान में पीठापुर कहलाता है, जहाँ का शासक महेंद्र गिरी था। उसके बाद लिखा है कोट्टर। तो कोट्टर जो है आधुनिक आंध्र प्रदेश के गंजाम जिले में स्थित है। यहाँ का शासक स्वामी दत्त था, उसे भी समुद्रगुप्त ने पराजित किया है। उसके बाद वर्णन है एरंडपल्ल। ये वर्तमान में जो अपना पश्चिमी घाट स्थित खानदेश है, जो अब महाराष्ट्र का हिस्सा है, ठीक है। तो उसी खानदेश का हिस्सा वर्तमान में भी एरंडोल नाम है, जिसे इन्होंने मिला लिया था। कांची के पल्लवों की राजधानी रही है, जो वर्तमान तमिलनाडु में है। यहाँ के शासक विष्णुगुप्त को पराजित करके समुद्रगुप्त ने इसे भी अपने अधीन किया। इसके बाद वर्णन है अवमुक्त का नीलराज का क्षेत्र वर्णन है। इनका क्षेत्रीय समीकरण वर्तमान में बैठाना संभव नहीं है। संभवतः यह राज्य कांचीबरम के आसपास होगा। बैंगी राज्य जो है वो कृष्णा नदी के पास है, जो वर्तमान में कर्नाटक में है। वहाँ के शासक हस्तिवर्मन को भी समुद्रगुप्त ने पराजित किया। और देवराष्ट्र का कुबेर क्षेत्र, जो वर्तमान का महाराष्ट्र माना जाता है, उसे भी समुद्रगुप्त ने पराजित किया। इस प्रकार समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के 12 राजाओं को पराजित किया। अब एक काम कर बेटा, क्योंकि अब फिर से आर्यावर्त के 9 राजाओं का नाम आएगा, तो पहले एक बार स्थिर होके जितना फैक्ट अपन ने बोला उसे लिख लो। उसके बाद आर्यावर्त के उत्तरी हिस्से पे आएंगे। फिर ये एक जगह कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि आर्यावर्त में उसने 2 युद्ध का वर्णन क्यों किया है, ठीक है। तब यहाँ के राजाओं का हम उल्लेख करेंगे। तो शीर्षक बना दीजिएगा समुद्रगुप्त का राजनीतिक इतिहास।